टाइम पे इंडिया 12-3 था, एक टाइम पे इंग्लैंड 62-0 था, उधर से इंग्लैंड वो मैच हार गया। लेकिन सब कॉन्कशन सब्स्टिट्यूट के बारे में बात कर रहे हैं कि दुबे की जगह हर्षित कैसे बॉलिंग डालने आ गया। और ये मैं मानता हूं कि एक अनफेयर एडवांटेज तो इंडिया को मिला है और इसलिए मैं कभी भी इस रूल से खुश नहीं था। मेरे हिसाब से रूल बहुत पहले ही हटा देना चाहिए था जब रविंद्र जडेजा की जगह चाहल आ गया था एज ए कॉन्कशन सब्स्टिट्यूट। शायद ऑस्ट्रेलिया में वो मैच था, वो भी T20 था और चाहल को मैन ऑफ द मैच मिल गया था। एक जडेजा का लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट चाहल कभी हो ही नहीं सकता है ना। मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूं कि व्हाट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, एक दिन घूम के ये हम पे भी आएगा। मान लो एक वर्ल्ड कप फाइनल है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, हमने मिचेल मार्श को एक बाउंसर मारा, उसके हेलमेट पे लगा, सेकेंड इनिंग्स पे एज ए कॉन्कशन सब्स्टिट्यूट स्कॉट बोलैंड आ जाता है और स्कॉट बोलैंड के पहली ओवर पे रोहित शर्मा विराट कोहली को आउट कर देता है। क्या हम शांत बैठेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया को एक अनफेयर एडवांटेज तो मिला है और जितना मुझे रूल पता है डायरेक्टली शायद ऐसा लिखा गया है कि लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट ही हो सकता है और मैच रेफरी को ये मेक श्योर करना है कि किसी को अनफेयर एडवांटेज ना मिले। तो हर्षित और दुबे लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट दूर दूर से नहीं। इस बात से मैं पूरा एग्री करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लैंड ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, हर्षित नहीं होता तो जीत ही जाता, ऐसा भी नहीं है। मतलब कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक अनफेयर एडवांटेज तो इंडिया को मिला है। कल के मैच से एनालिसिस से पहले थर्ड मैच के एनालिसिस पे थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं। जिन्होंने भी थर्ड मैच का एनालिसिस नहीं देखा वो जाके एक बार देख सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि नेगेटिव क्रिटिसिज्म है। मैंने थर्ड मैच हारने के बाद एग्जैक्टली तीन प्रॉब्लम्स को कॉल आउट किया था। फर्स्ट प्रॉब्लम कि शिवम दुबे को प्लेइंग 11 में होना चाहिए था थर्ड मैच पे। वो जो आपने प्लेइंग 11 खिलाया था थर्ड मैच पे, वो आपका बेस्ट प्लेइंग 11 है ही नहीं, था ही नहीं। शिवम दुबे का प्लेइंग 11 में जगह बनता था विदाउट एनी डाउट, ये चीज मैंने कहा था। सेकंड प्रॉब्लम जो मैंने कहा था कि ये मैनेजमेंट लेफ्ट और राइट से ऑब्सेस्ड है। इन्होंने एक मैंडेटरी रूल बना दिया कि लेफ्टी आउट होगा तो लेफ्टी, राइटी आउट होगा तो राइटी, जो बहुत ही घटिया चीज था। थर्ड प्रॉब्लम जो मैंने कॉल आउट किया था कि अगर आपके पास 3 स्पिनर्स है और आपको पावर प्ले में 1 ओवर स्पिन को देना है, जो पहला स्पिनर होना चाहिए वो इट हैज टू बी वरुण चक्रवर्ती। जबकि लास्ट मैच में पावर प्ले में जब स्पिनर आया पहला ओवर वॉशिंगटन सुंदर ने डाला था। एग्जैक्टली ही 3 प्रॉब्लम मैंने कॉल आउट किया था। उसके बाद बहुत लोगों ने कहा कि आपको क्या कोच से ज्यादा पता है, हमेशा नेगेटिव क्रिटिसिज्म करते हो। बेसिक था वो, बहुत ही बेसिक था, जिसको बेसिक मतलब देख के पता लगता है ना क्रिकेट में एक प्रोसेस है, उसका एक बेसिक है, कोई भी वो प्रॉब्लम्स कॉल आउट कर देगा। और टू माय सरप्राइज इंडिया एग्जैक्टली वो ही 3 बेसिक को कल रेक्टिफाई करके आता है। फर्स्ट, शिवम दुबे प्लेइंग 11 में होता है। सेकंड, लेफ्टी राइटी के जो मैंडेटरी भूतियापा था उसको बंद कर दिया। थर्ड, पावर प्ले में जब एक स्पिनर बॉल डालने आया पहला ओवर वरुण चक्रवर्ती का था। वो ही 3 प्रॉब्लम जो मैंने कॉल आउट किया था उसको ही सही किया है। थोड़ा बहुत गेम नॉलेज तो मुझे भी है, थोड़ा बहुत। अब एक चीज मैंने और बात किया था कि मोहम्मद शमी, शायद पहले मैच के बाद मैंने कहा था कि मोहम्मद शमी मेरे हिसाब से T20 स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, ना ही वो 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेलेगा। लास्ट मैच के बाद मैंने कहा था अब क्योंकि इंडिया हार गया है, मुझे देखने की मैनेजमेंट को मोहम्मद शमी पे कितना ट्रस्ट है। क्या हारने के डर से वो आशदीप को वापस बुला लेंगे? क्योंकि मुझे भी ये डाउट था कि शमी को ड्रॉप कर देंगे, वो एग्जैक्टली वही होता है, आशदीप को बुला लेते हैं। अब थोड़ा और वापस जाते हैं, थोड़ा सा और पास्ट में जाते हैं। जब एक T20 स्क्वाड अनाउंस हुआ था, रिव्यू वीडियो पे मैंने कहा था मेरे हिसाब से 2 प्लेयर इस स्क्वाड में होना चाहिए था, एक रजत पाटीदार, दूसरा शिवम दुबे। दोनों ही नहीं थे। लॉजिकली मेरा लॉजिक सिंपल था कि क्योंकि रजत पाटीदार मुझे ऐसा लगता है कि वो T20 में अपने प्राइम पे है। अगर कोई प्लेयर अपने प्राइम पे है मैं तो उसको यूज करवाऊंगा विदाउट एनी डाउट। दूसरा, शिवम दुबे कभी फॉर्म की वजह से स्क्वाड से बाहर हुआ ही नहीं था। वो बांग्लादेश वाले T20 स्क्वाड का पार्ट था, इंजर्ड था, तब जगह तिलक वर्मा ने उसको रिप्लेस किया था। तो जो शिवम दुबे इंजरी की वजह से बाहर हुआ है उसको आपने कैसे बाहर कर दिया? जबकि बीच में एक ही डोमेस्टिक का T20 फॉर्मेट हुआ था, साइद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जहां पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग शिवम दुबे का स्ट्राइक रेट 205 का था। बहुत ही तोड़फोड़ सीजन था शिवम दुबे का मुंबई के लिए। फिर आपने उसको बाहर कैसे रखा स्क्वाड में? गॉड इज काइंड, शिवम दुबे आता है स्क्वाड में एज ए रिप्लेसमेंट नीतीश कुमार रेड्डी का। पहला मैच खेलता है कल, मैन ऑफ द मैच। और मैं हाइप नहीं कर रहा हूं कि शिवम दुबे बहुत बड़ा प्लेयर है, वीकनेस बहुत है, वो पेस के अगेंस्ट, क्वालिटी पेस के अगेंस्ट, शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट, बाउंसर के अगेंस्ट बहुत गंदा फंसता है। जब आगे बढ़ेंगे एनालिसिस पे बात करेंगे उस पर, बहुत गंदा फंसता है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ भी अच्छा है। वो ऐसा एक चीज कर सकता है जो शायद कोई और नहीं कर सकता, वो स्पिन को आउट ऑफ अटैक कर सकता है।
जो आदिल रशीद पिछले 2 मैच पे 4 ओवर पे 15, 4 ओवर पे 15 ऐसा बॉलिंग कर रहा था, उसको मारा है। आदिल रशीद को फोर्स किया कि वो कुछ डिफरेंट ट्राई करे। आदिल रशीद अपनी लेंथ से थोड़ा हटा है, तो शिवम दुबे की स्ट्रेंथ है। मैं हमेशा कहता हूं ऐसा मत देखो कि प्लेयर आपका फेवरेट है कि नहीं, वो प्लेयर आपके फेवरेट आईपीएल टीम को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। वो चाहे प्लेयर कोई भी टीम से खेलता है, कोई भी देश से खेलता है, उसको उसकी क्रिकेटिंग स्किल से जज करो। तो शिवम दुबे का जगह इस स्क्वाड में पहले से ही बनता था, प्लेइंग 11 में पहले से ही बनता था। अब मैच पे आते हैं। जॉस बटलर फाइनली टॉस जीत के फील्डिंग चुनता है। शामी को छोड़ के 2 और चेंजेस था प्लेइंग 11 में। एक वॉशी की जगह दुबे आया था, एक रिंकू सिंह आया था जुरल की जगह, जो देख के बहुत ही सुकून मिला कि अभी फाइनली एक बेस्ट प्लेइंग 11 लेके जा रहे हैं इंडिया। लेकिन इंग्लैंड की तो 2 चेंजेस थे, वो बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए। एक तो शकीब महमूद आया था मार्क वुड की जगह, व्हिच वाज फाइन। लेकिन जेमी स्मिथ को बाहर करके इन्होंने जेकोब बेथेल को लाया। लिटरली मुझे समझ भी नहीं आया क्यों। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक बैट्समैन बहुत ही अच्छा फॉर्म में है, टच में है, टैलेंट भी बहुत है, उसको स्पिन पेस दोनों खेलना आता है, लेकिन जब लंबा इनिंग्स खेल नहीं पाता ना, लोगों को लगता है आउट ऑफ फॉर्म है, फालतू का प्लेयर है। जेमी स्मिथ आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर बिल्कुल भी नहीं है। और इंग्लैंड ने मतलब एक बहुत ही गलत स्टेप लिया कल के पिच पे जेमी स्मिथ को बाहर करके। वो बहुत अच्छा कर सकता था कल के पिच पे। आपको समझ में आएगा क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं। मुझे सीरियसली मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं था कि क्यों जेकब बेथेल को लिया गया जेमी स्मिथ के ऊपर। आप लिविंगस्टन को ड्रॉप करके जेकब बेथेल को खिला लेते हैं, खिलाना था तो ठीक है। आप जैसे कि हमें पता है कि वरुण चक्रवर्ती आएगा, एक गूगली डालेगा, कोई गोरा बोल्ड हो जाएगा। सेम इंग्लैंड को भी चीज पता है, एक पेसर आएगा, शॉर्ट बॉल डालेगा, संजू आउट हो जाएगा। 4 मैच पे 4 बार शॉर्ट बॉल पे आउट संजू सैमसन। 4 बार 4 मैच पे, ऐसा लग रहा है हर एक मैच का हाईलाइट ही देख रहे हो संजू को विकेट में। और उसका जो बैकफुट का पोजीशन है इतना खराब है, ऑलमोस्ट वो बैकफुट स्टंप के जड़ पे रहता है। मतलब और थोड़ा 1 इंच 2 इंच वो स्टंप पैर से तोड़ देगा। आपने कभी रोहित शर्मा को शॉर्ट बॉल खेलते हुए देखा है? आपने इंजमा मुल्क को देखा है? आपने रिकी पॉन्टिंग को देखा है? एक बार जाके देख लो उनका बैकफुट का पोजीशन कैसा होता है, और एक बार संजू सैमसन का देख लो कितना अंदर जाके कैसा शेल पे जाके खेलता है। कुछ बॉडी मतलब इतना स्टीफ बॉडी के साथ, ना हाथ में फ्लो है ना कुछ है, ना पोजीशन पोजीशन पे पॉज पता है, जबकि उसको पता है कि पेसर आकर उसको बाउंसर ही डालेगा, शॉर्ट बॉल ही डालेगा। बहुत ही खराब खेला संजू ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्वालिटी पेसर्स के अगेंस्ट, पेस के अगेंस्ट, शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट बहुत ही खराब खेले इस पूरे सीरीज पे। अगर लास्ट मैच पे 50 प्लस स्कोर नहीं आया तो फिर से बैकअप विकेट कीपर बन जाएगा संजू बहुत जल्दी। अब तिलक आता है, पहली बॉल पे बैट घुमाता है, आउटसाइड एज, थर्ड मैन को उधर कैच। प्रॉब्लम ये है, देखो रन तो सब कोई रोज नहीं बनाएगा। प्रॉब्लम मुझे ये है कि जब इंडिया बॉलिंग करता है ना, इंडिया को अच्छा बॉलिंग करना पड़ता है विकेट लेने के लिए। चाहे अर्शदीप पहले 2 मैच पहले को स्विंग मिल रहा था, मूवमेंट मिल रहा था, चाहे वरुण चक्रवर्ती कितना टर्न मिल रहा था, उसको अच्छा बॉलिंग डालते फिर हमें विकेट मिलता है। जो हमारे बैट्समैन है वो विकेट थ्रो करके जाते हैं। कल पिच पे ऐसा क्या था? क्या संजू का बॉल विकेट टेकिंग डिलीवरी था? क्या तिलक वर्मा का बॉल विकेट टेकिंग डिलीवरी था? क्या सूर्या कुमार का बॉल विकेट टेकिंग डिलीवरी था? हम विकेट थ्रो करते हैं यार, जो एक मेजर मेजर कंसर्न है। सूर्या आता है, उसके लिए जो फील्डिंग रखा है जॉस बटलर ने, बेहतरीन शॉर्ट मिडन, टेस्ट मैच में एक शॉर्ट मिडन, एक शायद लेग गली भी रखा था, और एक फॉरवर्ड स्लीपर भी रखा था। 3-3 फील्डर्स उधर, फ्लिक करता सीधा उस फील्डर के हाथ पे। बेहतरीन कैप्टनसी बाय जॉस बटलर। साकिब महमूद का वो ओवर ट्रिपल मेडन, ट्रिपल विकेट मेडन, एक ओवर में 0 रन 3 विकेट। आप सोचो बेहतरीन ओवर था। 12 फॉर 3 था इंडिया। उधर रिंकू सिंह आया बैटिंग करने को। लास्ट मैच पे, लास्ट वीडियो पे मैंने ये चीज कहा था कि रिंकू सिंह को ना वो जो फिनिशिंग टैग वाला उसको दिया गया ना कि फिनिशर है, फिनिशर, उसका बैटिंग स्किल को वो किल कर रहा है। जो रिंकू सिंह का बैट्समैन है, प्रॉपर बैट्समैन, उसको आप दबा रहे हो फिनिशर वाला टैग देके। लेकिन जब जब वो ऊपर आता है, वो तभी आता है कि इंडिया तब 20 पे 3, 20 पे 4 तभी आता है। तो जो उसका नेचुरल बैटिंग है वो कर नहीं पाता है। लेकिन रिंकू ने कल बहुत अच्छा बैटिंग किया, स्कोर कार्ड देख के लगेगा नहीं। उसको इनिंग्स बिल्ड करना बहुत अच्छे से आता है, वो सिचुएशन के साथ खेलना आता है। सिचुएशन के मतलब जो कंडीशन है जैसा है उसको मैनेज करना आता है। कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले, एक जो साकिब महमूद की शॉर्ट बॉल को ऊपर से हेलीकॉप्टर शॉट खेला है, बहुत अच्छा शॉट था। अभिषेक बीच में कुछ बहुत अच्छा ड्राइव्स मार रहा था, इन दोनों के बीच एक अच्छा खासा पार्टनरशिप बन रहा था। फिर आदिल रशीद पहला ओवर लेके आता है, अभिषेक स्लॉक स्विप खेलता है, उसमें अभिषेक शर्मा आउट हो जाता है। फिर दुबे आता है, अगर दुबे का पहला बॉल जो फेस करते हैं गुगली था आदिल रशीद का, और ऑलमोस्ट एज निकल लिया था। टफ कैच था स्लिप पे जॉस बटलर के लिए, लेकिन वो कैच पकड़ लेता, दुबे का भी गोल्डन डक होता।
लेकिन रिंकू इनिंग्स को बिल्ड कर रहा था और मैंने रिंकू को हमेशा देखा है वो इनिंग्स को पहले बिल्ड करते। जब भी ऐसे सिचुएशन पे रिंकू आता है 24-3, 24-4, वो हमेशा इनिंग्स को बिल्ड करते, एक मैच्योर इनिंग्स खेलते, कभी भी बैट को ऐसे फालतू फेंकता नहीं है। 26 बॉल पे 30 बना के आउट हुआ है। अगर आप स्कोर कार्ड देखोगे तो लगेगा क्या फालतू के इनिंग्स खेल के गया है T20 में, लेकिन मेरे हिसाब से तो एक बहुत ही डिसेंट नॉक था। अगर और 2 चौका लग जाए तो उसके बाद तो स्कोर कार्ड देखने में भी अच्छा लगता है। 2-2 अच्छा पार्टनरशिप उसने बिल्ड किया यार। एक अभिषेक के साथ शायद 45 रन का पार्टनरशिप था, एक दुबे के साथ 22-21 रन का एक पार्टनरशिप था। दोनों पार्टनरशिप में रिंकू एक मेजर रोल था। अगर उधर रिंकू भी बैट फेंक के आउट हो जाता, जिस तरीके से हमारे बैट्समैन आउट होते फेंक के विकेट, तो मैच ऑलरेडी खत्म हो जाता। लेकिन कर सके एक बॉल डालता, शॉर्ट बॉल था जिसपे रिंकू आउट हो जाता है। फिर दुबे और हार्दिक पांड्या क्रीज पे होते हैं। फिर जिस दुबे का स्क्वाड में जगह नहीं बनता था और हार्दिक पांड्या जो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है, इन दोनों ने मिलके बॉलर्स को इतना धोया है। मतलब एक ने स्पिनर को धोया है, एक ने पेसर को धोया है। एक बहुत ही परफेक्ट लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन था ये। एक मुंबई का खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को मुंबई ने बनाया है। हार्दिक ने जो कुछ सामने के वी पे शॉट्स खेला है ना रिस्ट का यूज करके, क्या अनबिलीवेबल पावर जनरेट करता है वो रिस्ट से। आपने देखा होगा कि बैट स्विंग को वो कंप्लीट भी नहीं करता है, आधा रखता है बैट स्विंग को, फिर भी बॉल बाउंड्री के बाहर। अब एक इंटरेस्टिंग स्टैट्स देखो, हार्दिक ने आदिल रशीद के 6 बॉल खेला है, 6 बॉल खेल के 3 बनाए। शिवम दुबे ने रशीद की 11 बॉल पे 25 बनाए। हार्दिक ने आर्चर और महमूद के 8 बॉल खेला है, आर्चर और महमूद के 8 बॉल खेल के 26 बनाए। जहां पे शिवम दुबे ने इन दोनों के मतलब आर्चर और महमूद के 9 बॉल खेल के सिर्फ 3 रन बनाए। इसलिए मैं कह रहा था कि एक परफेक्ट पार्टनरशिप का एग्जांपल था। परफेक्ट पार्टनरशिप ये होता है मेरे हिसाब से कि दोनों बैट्समैन को ना एक दूसरे के वीकनेस और स्ट्रेंथ पता है, फिर दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं, दोनों बात करते हैं, दोनों रेस्पेक्ट करते हैं कि तेरा स्ट्रेंथ है, मेरा स्ट्रेंथ है, तेरा वीकनेस है, मेरा वीकनेस है। फिर दोनों टारगेट करते हैं कि मैं इस बॉलर को चुन रहा हूं, तू इसको संभाल। ये होता है एक परफेक्ट पार्टनरशिप जो मैंने बहुत दिन बाद देखा है। कभी ये मेरा टेक है, कभी कभी ऐसा होता है कि दो बैट्समैन ने मिलकर 100 बना दिया, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो T20 हो, लेकिन देख के वो मजा नहीं आता है ना। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मतलब मैं कैसे एग्जांपल दूं, मान लो ओडीआई में धोनी और युवराज 2005 के एंड 6-7 वो वाला फेज जो धोनी और युवराज था ना, मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं था। मतलब कुछ भी टारगेट पॉसिबल थे, दोनों क्रिस में होते तो लगता था कि फाड़ फूट देंगे, क्योंकि दोनों को उनका वीकनेस उनका स्ट्रेंथ पता था। टू सम एक्सटेंट धोनी और सुरेश रैना का भी पार्टनरशिप उसी लेवल का था। और धोनी और विराट कोहली मतलब एक दोनों को जिस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है, मतलब धोनी और विराट कोहली जब भागते थे क्रिस के बीच, उनको देखने की जरूरत नहीं था, कॉल का जरूरत नहीं था, बस भाग जाते थे। जहां पे 1 रन होता वहां पे 2 रन, जहां पे 2 रन होता वहां पे 3 रन। क्योंकि रेस्पेक्ट एक चीज होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होता है, दूसरा होता है कि सब उनको दोनों को पता है कि मेरा वीकनेस क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है। वो जो सुकून मिलता है ना देख के, ऐसा बहुत लंबे टाइम बाद मुझे एक सुकून मिला है हार्दिक और शिवम दुबे को देख के। जिस तरीके से उन्होंने उनके बॉलर्स को पिक किया है, 87 रन का पार्टनरशिप और 45 बॉल्स पे ब्रिलियंट पार्टनरशिप, पूरा का पूरा मैच इंडिया की तरफ कर दिया था। जबकि स्टार्ट बहुत ही हॉरिबल था, 12-3 था। अच्छा, मैंने जब आरआर का स्क्वाड एनालिसिस किया था, मैंने कहा था कि उनका बॉलिंग अटैक मेरे हिसाब से बहुत ही वीक है। और जोफ्रा का बॉलिंग फॉर्म देख के लग रहा है कि वीक नहीं, बहुत ही वीक है। मतलब जोफ्रा जहां पे बॉल डाल रहे हैं, जिसको डाल रहे हैं वही मार रहे हैं उसको। खैर 18th ओवर में ओवरटन आगे एक स्लोअर डिलीवरी डाल के हार्दिक को आउट कर देते हैं। 30 बॉल पे 53, 176 का स्ट्राइक रेट, ब्रिलियंट नॉक। फिर ओवरटन लास्ट ओवर डालता है जहां पे पहले अक्षर पटेल को आउट कर देता है, फिर अर्शदीप सिंह रन आउट हो गया था। वो लास्ट ओवर बेहतरीन ओवर था, सिर्फ 3 रन आया था और 2 विकेट, 181 बनाता है इंडिया। एक टाइम पे लग रहा था शायद उससे ज्यादा बन जाएगा जब हार्दिक और दुबे बैटिंग कर रहा था, लेकिन अगर आप स्टार्ट से कंपेयर करो जिस तरीके से हमारा स्टार्ट था उस हिसाब से तो बहुत अच्छा रन था। शिवम दुबे 34 बॉल पे 53, ग्रेट नॉक। अब जब इंग्लैंड का बैटिंग आता है, बहुत ही तूफानी बैटिंग स्टार्ट होता है। पहले ओवर पे 8 रन, दूसरे ओवर पे 11 रन, तीसरे ओवर पे 13 रन। वरुण जब पहला ओवर लेकर आया स्पिन, 4th ओवर उस पर 5 रन आया था। जब अक्षर पटेल लेकर आया 5th ओवर, उस ओवर पे फील्ड सेट देख के केविन पीटरसन ने ये कह दिया था कि बेन डकेट अभी रिवर्स स्वीप खेलेगा। और बेन डकेट एग्जैक्टली वही करता है, पहले रिवर्स स्वीप एक चौका मारता है, फिर रिवर्स स्वीप एक छक्का मारता है। उस ओवर पे 15 रन। पावर प्ले के लास्ट बॉल पे रवि विष्णु ने बेन डकेट को आउट कर दिया। इंग्लैंड का स्कोर पावर प्ले में होता है 62-1 और लगा था कि मैच इंडिया से बहुत दूर चला गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अक्षर आके फिल सॉल्ट को बोल्ड कर देता है। ये चीज मैंने कमेंट सेक्शन पे शायद 2 दिन पहले कहा था किसी को कि फिल सॉल्ट
क्योंकि पहले मैच पे पहला ओवर खेला, 2 ओवर पहले दोनों मैच में पहले ओवर पे आउट हो गया, लास्ट मैच पे दूसरे ओवर पे आउट हुआ। तो मैंने कमेंट सेक्शन में कहा था कि फिल शॉर्ट अगले मैच पे पावर प्ले तक बैटिंग करेगा। एग्जैक्टली वही करता है, पावर प्ले तक ही बैटिंग करता है। फिर रवि बिश्नोई के एक बहुत ही खराब बॉल पे जॉस बटलर भी आउट हो जाता है। बहुत ही खराब शॉट था, बहुत ही सॉफ्ट डिस्मिसल था। इधर से मैच फंसने लग गया था। आप दुबे का लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट हर्षित राणा आके हिट द डेक बॉल डालता है। सेकंड बॉल ही था जहां पे लियाम लिविंगस्टन आउट हो जाता है। 95 फॉर 4। उधर क्रीज पे था हैरी ब्रूक और जेकब बेथेल, और मुझे पता था ये मैच इंग्लैंड हार गया, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती का एक ओवर आएगा, सबके होश निकल जाएंगे। हालांकि हैरी ब्रूक कल अच्छा बैटिंग कर रहा था, जब वो बैटिंग बैटिंग कर रहा था लग भी रहा था कि पॉसिबल है, लेकिन वरुण तब अपना लास्ट ओवर लेके आता है। और मुझे लगता है कि उधर इंग्लैंड से एक बहुत बड़ा मिस कैलकुलेशन हुआ है। आपको पता है वरुण अब से खेला नहीं जाता, वो ओवर बस खेल के निकल देना चाहिए था। उस ओवर पे बड़े शॉट मारने गया, पहले हैरी ब्रूक आउट हुआ है, फिर उसी ओवर पे छक्का मारते हुए कर्ज भी आउट हो गया और मैच उधर ही खत्म था। एक टाइम पे जो इंग्लैंड का बैटिंग डेप्थ हुआ करता था ना, T20 ओडीआई दोनों में, नंबर 9 नंबर 10 तक बैटिंग है। वो मॉर्गन ने वो टेम्पलेट सेट किया था, वेन मॉर्गन ने वो टेम्पलेट सेट किया था कि हमें लास्ट तक बैटिंग चाहिए। लियाम प्लग करके छक्का मार के मैच जिता रहा है। और सब सब देश को उधर से एक टेम्पलेट मिला है कि बैटिंग डेप्थ बहुत बढ़ना चाहिए। वो पहले सब कोई करता नहीं था, प्रॉपर बॉलर 4 बॉलर 5 बॉलर लेके जाते थे सब। वो बैटिंग डेप्थ का टेम्पलेट इंग्लैंड लेके आया हर एक फॉर्मेट पे। लेकिन आजकल इंग्लैंड के पास ही वो बैटिंग डेप्थ नहीं है। क्या संजय मंजरेकर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, बिट्स एंड पीस प्लेयर, ऐसा कुछ है अब इंग्लैंड के पास। खैर, इंग्लैंड के लिए और एक शानदार इनिंग्स खेला जेकब बेथेल ने, 9 बॉल पे 6 रन। इस पूरे सीरीज में जेकब बेथेल 23 बॉल्स पे 13 रन, 13 रन 23 बॉल्स पे, शानदार नॉक खेला है। हर्षित राणा के ऑफ कर रहा था स्लोअर डिलीवरी, सीधा हवा पे खड़ा कर देता है। हर्षित राणा 19 ओवर डालता है, उस पर सिर्फ 6 रन देता है और ओवरटर्न का विकेट जरूरी था क्योंकि वो मार सकता है। हालांकि मारा नहीं है, बैटिंग से उसने भी कुछ नहीं किया, बॉलिंग से अच्छा कर रहा है। लेकिन हर्षित का बेहतरीन ओवर था, बेहतरीन ओवर था। और मैं हर्षित के लिए हमेशा ही कहता हूँ, उसका T20 डेब्यू भी बहुत अच्छा गया है, टेस्ट डेब्यू भी अच्छा ही गया था, जहां पे वो इस पहले इनिंग्स पे पर्थ पे इसको बोल्ड किया था, ट्रेविस हेड को बोल्ड किया था। बॉलर तो वो कभी भी खराब नहीं, कभी भी खराब नहीं था। लेकिन मैं हमेशा बार बार रिपीट पे ही कहूं कि हर्षित मेरे हिसाब से शॉर्टर फॉर्मेट में बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है। वो दिमाग से खेलते हैं, वो इंटरप्रेट करते हैं कि बैट्समैन क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है। उस हिसाब से उसका वेरिएशन आता है, स्लोअर वन, चाहे वो हिट द डेक बोलो, बाउंसर हो, थोड़ा बैट्समैन से वाइड रखूं बॉल को, वो सोच के वो इंटरप्रेट करते हैं, जो टेस्ट में काम नहीं करता। टेस्ट में एक लाइन पकड़ के आपको बार बार डालना पड़ता है, बार बार डालना पड़ता है, बार बार डालना पड़ता है, वो पेशेंस का गेम है। लेकिन हर्षित हमेशा मैं कहता हूं कि शॉर्टर फॉर्मेट पे स्पेशली T20 में बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट है, बेहतरीन बॉलिंग की है, 3 विकेट लिया है। ड्रीम डेब्यू जैसे कि उसने कहा है, टेस्ट में भी अच्छा डेब्यू था। और क्या इससे बेटर तो डेब्यू हो नहीं सकता ना। शुभम दुबे की जगह आया, एक शिवम दुबे बैट से फोड़ दिया, हर्षिता के बॉल से फोड़ दिया, बेहतरीन। शायद जाडेजा और चाहल का भी कुछ ऐसा ही था, जाडेजा ने उस मैच पे बैट से अच्छा किया था, फिर चाहल आके बॉलिंग से अच्छा कर दिया। खैर, वो मैच हमारा हो गया। जोफ्रा आर्चर से ना बैटिंग होता है ना बॉलिंग होता है। विष्णु की बॉल पे बोल्ड हो गया, विष्णु ने भी कल 3 विकेट लिए, सबने अच्छा बॉलिंग किया। वरुण तो हमेशा अच्छा बॉलिंग करता है, सबने अच्छा बॉलिंग किया। अर्शदीप थोड़ा सा मार खाया कल, जो दूसरा ओवर था अर्शदीप का, शायद उसमें बेन डगेट ने बहुत मारा था, लेकिन हमारे लिए इजी विन था। अनदर सीरीज विक्ट्री फॉर आवर इनविंसिबल कैप्टन सूर्या कुमार भाव। जब से भाव का कैप्टनसी स्टार्ट हुआ है, उस फेज में भाव का बैटिंग फॉर्म बिल्कुल ही डीप हो गया। अब जब हम सीरीज जीत गए, क्या कुछ चेंजेस हो सकता है अगले मैच पे? मेरे हिसाब से होना चाहिए। एक, मैं ध्रुव जुरैल को वापस बुलाऊंगा, क्योंकि एक प्रॉपर चांस वो डिजर्व करता है कि उसको खिलाओ और ऊपर भेजो, कि उसको टाइम मिले, वो बैटिंग करे। अब किसकी जगह, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्योंकि अगर संजू का बैटिंग फॉर्म अच्छा होता तो मैं संजू को रेस्ट देता अगले मैच पे, लेकिन संजू से भी रन नहीं बना, तो आप ड्रॉप नहीं कर सकते, संजू को रेस्ट नहीं दे सकते। ना ही आप शिवम दुबे और रिंकू को बाहर कर सकते हो अभी। तो किसके जगह ये मुझे मैं पता नहीं है। मैं सूर्य कुमार भाव को ही निकाल दूं सोच रहा हूं। लेकिन ध्रुव जुरैल मेरे हिसाब से एक चांस डिजर्व करता है, जहां पे वो ऊपर बैटिंग करने आए, पूरा टाइम ले, पूरा बैटिंग करे। अगर कर नहीं पाए तो अलग बात है। दूसरा, मुझे लगता है कि हर्षित राणा शायद सीधा प्लेइंग 11 में होगा अगले मैच पे, अर्शदीप सिंह की जगह। तीसरा, एक चांस आप ले सकते हो कि मोहम्मद शमी को रवि बिश्नोई की जगह आप खिला सकते हो, अगर खिलाना है तो। मैं तो देखना चाहूंगा शमी को और एक मैच पे, या फिर शायद डायरेक्ट ओडीआई में वो लोग खिलाएंगे। लेकिन ये तीन चेंजेस मैं देख रहा हूँ। रमनदीप सिंह का क्या आप हार्दिक पांड्या की जगह आप लेके आओगे, कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा फिर बॉलिंग और वीक हो जाएगा। अगर रमनदीप आता है तो शमी और हर्षित दोनों का होना जरूरी है।
दोनों को होना जरूरी है, या फिर अर्शदीप और हर्षित दोनों का प्लेइंग 11 होना जरूरी है। अगर रमनदीप को आना है तो हार्दिक की जगह, वरना बॉलिंग बहुत ही वीक हो जाएगा, प्रेशर बहुत ही वीक हो जाएगा। तो ये भी कर सकते हैं कि हार्दिक की जगह रमनदीप, अर्शदीप की जगह हर्षित, और विष्णु एक स्पिनर को मैं बाहर करूंगा। अक्षर पटेल को बाहर नहीं कर सकती क्योंकि उसको बैटिंग आते हैं, वरुण को बाहर में करना नहीं चाहूंगा। फिर अगर मैच ज्यादा ही फंस गया तो वरुण कुछ कर लेगा, तो विष्णु की जगह में किसको लेना होता है, शामी को लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, एक ध्रुव जुरल को किसके जगह मुझे पता नहीं लग रहा है, लेकिन शायद एक फेयर मौका देना चाहिए। अगर नहीं होता है तो ठीक है, अगले सीरीज पे आप ऐसे भी बैठ रहे हो, क्योंकि जब आ जाएंगे जो भी प्लेयर्स आ जाएंगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन एक मैं फेयर चांस देने वाला हूँ। अब इतना पॉजिटिव बोल दिया तो एक नेगेटिव चीजें बोल देता हूँ। अभिषेक शर्मा का मैं हमेशा हर एक मैच के बाद एवरेज चेक करता हूँ कि क्या चल रहा है, एवरेज T20 एवरेज ये घटता ही जा रहा है। ठीक है, घटता ही जा रहा है, और एक बहुत ही खराब चीज है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चांसेस उसने वेस्ट किया। देख के लगता नहीं, क्योंकि स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसको लंबा इनिंग्स खेलना चाहिए। अभी एक लंबा इनिंग्स खेलना चाहिए, एटलीस्ट 5 मैच के सीरीज में दो मैच तो उसको 50+ बनाना ही चाहिए। उम्मीद करता हूँ वो अगले मैच में अच्छा करेगा, बहुत जरूरी है। अब मुझे पता नहीं कि नेक्स्ट T20 सीरीज कब है इंडिया का, शायद आईपीएल की बाद ही है। और मान लो अगर आईपीएल खराब हुआ तो फिर अभिषेक शर्मा उधर फंस सकता है। अगर मान लो खराब हुआ तो अभिषेक को लास्ट मैच में एक अच्छा इनिंग्स खेलना पड़ेगा। सेम गोज फॉर संजू सैमसन। बाकी के लिए तो लगता है कि अच्छा चल रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।